नैब ने डॉक्टर आसिम हुसैन से क्या बात की, क्या सवालात किए, बैरून मुल्क मौजूद किस शख्स के बारे में पूछा, शामिल करेंगे इब्तिदाई तफ्तीश की अंदरूनी कहानी। पुलिस ने डॉक्टर आसिम पर लगे दहशतगर्दी के इल्जामात रद्द कर दिए। हुकूमत ने तौसी का मामला मजीद लटका दिया। दूसरी तरफ डॉक्टर आसिम के खिलाफ मुबैना शवाहिद मीडिया में लीक हो रहे हैं। सिंध हुकूमत और रेंजर्स के इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। बड़ा तसादुम हो सकता है। रेंजर्स के खुसूसी इख्तियारात के मामले में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सीज फायर की पॉलिसी अपनाती नजर आ रही है। सिक्योरिटी इदारे इस जंगबंदी में दिलचस्पी लेते दिखाई नहीं दे रहे। मुत्तहिदा के टारगेट किलर्स की नई फहरिस्त जारी कर दी गई। 2 साल से जारी कराची ऑपरेशन सड़कों पर तो कामयाब है, लेकिन अदालतों में नाकाम हो रहा है। हाई प्रोफाइल केसेस अदालतों में साबित नहीं हो पा रहे। और जो चीज दुश्मनी कम करती है वो होनी चाहिए। साबिक कप्तान इमरान खान पाक भारत क्रिकेट सीरीज के हक में बोल पड़े। नून लीग हुकूमत के अमन अमल की भी हिमायत कर दी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। अहम दिन था आज और आगाज भी करेंगे उस अहम स्टोरी से जिसके बारे में हमने आपको कल के प्रोग्राम में ब्रेकिंग न्यूज दी थी कि डॉक्टर आसिम के केस में पेशरफ्त होने वाली है। पेशरफ्त होगी उनकी नैब के हवालगी की सूरत में। डॉक्टर आसिम से मुताल्लिक अहम खबर आई। नैब ने उन्हें अपनी तहवील में लिया और जराए बता रहे हैं कि नैब ने तहवील में लेते ही डॉक्टर आसिम से तफ्तीश भी शुरू कर दी है। जो सबसे रिसेंट मामला है, नैब की तफ्तीश का मामला है। जो इल्जामात उन पर करप्शन के लगे हैं वो आपको बताएंगे। जो अदालत में मामला हुआ और ये कैसे हुआ कि रेंजर्स और हुकूमत आज एक दफा फिर आमने सामने नजर आए। हुकूमत की तरफ से अगर अदम दिलचस्पी का इल्जाम लग रहा है, आईओ बदल के केस कमजोर करने का इल्जाम लग रहा है, तो दूसरी तरफ रेंजर्स के वकील ने चैलेंज किया। इस बात को चैलेंज किया कि दहशतगर्दी के मुकदमे में डॉक्टर आसिम को रिहा नहीं किया जा सकता। इस बात को चैलेंज करने के साथ साथ आज वो इंफॉर्मेशन लीक होना शुरू हो गई, अवाम के सामने मीडिया के जरिए आना शुरू हो गई, जिसकी बुनियाद पर रेंजर्स जराए बताते थे। हमने भी अपने प्रोग्राम में ये बात की थी कि केस हमारा बड़ा मजबूत है, उसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के जरिए, पुलिस के जरिए कमजोर करने की कोशिश ना की जाए। क्या मामला सामने आए हैं उस पर बात करेंगे। कैसे डॉक्टर आसिम पर जो दहशतगर्दी का मुकदमा था वो खत्म होकर नैब की तरफ जाते नजर आते हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज जब नैब के हवाले हुए हैं डॉक्टर आसिम, उनसे क्या सवालात हुए, क्या अहम सवालात हुए, किस एक अहम शख्सियत के बारे में पूछा गया, डॉक्टर आसिम ने क्या जवाब दिया। चालान की तफसीलात भी हमारे पास आ चुकी हैं। हमारे नुमाइंदे तला हाशमी से हम पूछते हैं कि मामला क्या है। तला, बहुत शुक्रिया। जो तहकीकात हुई हैं, तहवील में लेते ही तहकीकात शुरू हो गई, क्या क्या पूछा गया, क्या क्या डॉक्टर आसिम ने जवाब दिया, जरा अंदर की कहानी अवाम के सामने रखिए। शाहजेब, बड़ा दिलचस्प मुकालमा हुआ है। जैसे ही आज नैब ने डॉक्टर आसिम को अपनी तहवील में लिया है तो कोई वक्त ज़ाया किए बगैर उनसे सवाल शुरू कर दिए। नैब ये समझती है उनके जो माली मामला देखने वाला एक शख्स है वो जो बैरून मुल्क है वही उनका, नैब उसको उनका डॉक्टर आसिम का फ्रंट मैन समझती है। तो इसी फ्रंट मैन को सामने रखते हुए सबसे पहला सवाल ये किया गया नैब हुकाम की जानिब से, जो ज़राए में बताते हैं वो ये है कि डॉक्टर आसिम से ये सवाल किया गया कि डॉक्टर साहब ये बताएं कि वो शख्स जो कि आपके माली मामलात देखता है, जिसे हम फ्रंट मैन समझते हैं, वो कहाँ पर है। हमें मालूम है कि वो खलीजी मुल्क में आपका कारोबार देख रहा है, आपके माली मामलात देख रहा है। आप उसे बुलवाएं, उससे फ़ोन करें, हमें उसे गिरफ्तार करना है, उसे तफ्तीश करनी है। जिसके बाद डॉक्टर आसिम हुसैन का ज़राए के मुताबिक ये जवाब आया कि वो मुझसे राब्ते में तो ज़रूर है लेकिन वो मेरे कहने पर नहीं आएगा। जिसके बाद नैब हुकाम की जानिब से एक दिलचस्प बात ये की गई कि डॉक्टर साहब या तो आप हमें या इस सिस्टम को बच्चा समझते हैं, हमें उस शख्स को गिरफ्तार करना है जो कि आपके माली मामलात देख रहा है, माली मामलात देख रहा है, और फिर उसमें जो आपका हम उसे फ्रंट मैन आपका समझते हैं, हमें उसे गिरफ्तार करना है। आप सिस्टम को या हमें बच्चा समझते हैं, आप उसको जो है वो पेश कराएं। तो और इसके अलावा भी उनका ये कहना था कि 95 रोज से ज्यादा आपको रिमांड पर हो गए हैं, मजीद आपका रिमांड हासिल कर सकते हैं, हमें उस शख्स की गिरफ्तारी चाहिए। तो यहाँ पर ये कुछ मुकालमात थे जो कि सामने आए और इसके साथ साथ
जो नैब की जानिब से चालान पेश किया गया था, इनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया था डॉक्टर आसिम हुसैन के खिलाफ, वो मुकदमा की तफसीलात भी हमने हासिल कर ली हैं। उस पर डॉक्टर आसिम हुसैन एक इनके जो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, इसके साथ साथ उनके जो ग्रुप फाइनेंस एडवाइज़र हैं ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के और यूनिवर्सिटी के अब्दुल हमीद, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। और एक सैयद अतहर हुसैन है जो कि डायरेक्टर लैंड, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। 3 अफराद नामजद थे जो कि नैब की जानिब से एक FIR दर्ज की गई थी नैब थाने में ही, और उसमें जो इन पर इल्ज़ाम लगाए गए थे वो ये थे कि ये इन्होंने जो लैंड की अलॉटमेंट की है ये फ्रॉड के ज़रिए की है। इसके अलावा इन्होंने लैंड को इंक्रोच किया है, इन्होंने पब्लिक के साथ फ्रॉड किया है ट्रस्ट के नाम पे। इसके साथ साथ इन्होंने इलीगल गेन्स किए हैं, फ़ायदे उठाए हैं। इसके साथ साथ इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है और किक बैक्स और कमीशन हासिल किए हैं फर्टिलाइज़र कार्टेल के ज़रिए। इलीगल और अनजस्टिफाइड जो गैस की कीमतें थीं वो बढ़ाने और इस समय तो इस चालान पर, जो कि चालान स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, इस चालान को आज नैब ने जमा कराया और फिर उस पर 7 रोज़ा रिमांड हासिल कर लिया। उससे मजीद तफ्तीश और तहकीक भी की जा रही है। तलाश में बहुत शुक्रिया। और आज पहले दिन का मामला था, एक अहम शख्सियत जो फाइनेंशियल मामला देखते थे डॉक्टर आसिम हुसैन के, उसके बारे में उनसे कहा गया कि इसे बुलाइए, और उन्होंने कहा कि मैं इससे राब्ते में तो जरूर हूं, जैसा कि तलाश में बता रहे थे, लेकिन मेरे कहने पर वो उस खलीजी मुल्क से ये शख्सियत पाकिस्तान वापस आएगी नहीं। सिंध हुकूमत और रेंजर्स अब खुलकर आमने सामने आ गए हैं। किसी भी वक्त बात तसादुम तक पहुंच सकती है और ये ना शहर के लिए अच्छा है, ना सूबे के लिए, ना कराची ऑपरेशन के लिए। रेंजर्स ने साबिक मुशीर पेट्रोलियम और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के करीबी दोस्त डॉक्टर आसिम के खिलाफ जो चार्जशीट तैयार की, पुलिस ने वो रद्द कर दी। पुलिस ने डॉक्टर आसिम के खिलाफ दर्ज FIR में दहशतगर्दी की दफात खत्म कर दी, लेकिन अभी दहशतगर्दी के इल्जामात खत्म नहीं हुए। अदालत ने डॉक्टर आसिम हुसैन केस से इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफा निकालने से मुतालिक सेक्शन 497 की मंजूरी को तफ्तीश मुकम्मल होने और सेक्शन 173 की रिपोर्ट से मशरूत कर दिया है। मामला यह है कि मुल्जिम नैब के पास है। ऐसा कैसे हुआ कि पहले ये बात की गई थी रेंजर्स की तरफ से, और रेंजर्स के सीनियर जराए ने जो बात की थी वो हमने आपको अपने प्रोग्राम में बताई थी कि ये केस खराब करने की अगर कोशिश की गई तो बात लीक होगी। बात लीक हुई भी है। केस को कंटेस्ट क्यों नहीं किया गया अगर केस कमजोर था? क्या वजह है कि ये इल्जाम लग रहा है कि सिंध हुकूमत को इस्तेमाल किया गया और सिंध हुकूमत ने पुलिस को इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके केस को कमजोर किया। और रेंजर्स के वकील ने आज अदालत में इस मामले को चैलेंज किया। डॉक्टर आसिम के वकील से पूछते हैं, अनवर मंसूर खान साहब से पूछते हैं। बहुत शुक्रिया अनवर मंसूर खान साहब हमें शो में ज्वाइन करने के। आप तो बड़े मंझे हुए वकील हैं, मगर आपका के पास केस हो, आप कॉन्फिडेंट हो कि आपका केस तगड़ा है, उसके बावजूद केस आपने जीता नहीं, केस आपने लड़के नहीं जीता। इल्जाम है कि सिंध हुकूमत ने मिली भगत करके पुलिस के जरिए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के जरिए केस को कमजोर किया और उसके बाद कमजोर करने के बाद यह मामला हुआ कि वे नैब के हवाले हुए हैं, दहशतगर्दी का मुकदमा खत्म हुआ। लड़ा क्यों नहीं अनवर मंसूर साहब? ये सब मदद क्यों लिया आपने? बहुत शुक्रिया। बात दरअसल ये है, उन्होंने जाहिर है कि ये रियलाइज किया गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने शायद कि ये मामलात जो हैं ये एक फॉइस्ट किया जा रहा है एक केस इनके ऊपर। और जब इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की तो बेसिकली एक इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये बात आई सामने कि जो लोगों के नाम दिए गए हैं और जिन लोगों के लिए कहा है कि ये इनके इलाज करते रहे हैं, वो एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स जो थे वो मेड अप डॉक्यूमेंट्स थे। मेड अप क्यों थे कि जब रिकॉर्ड चेक किया गया पता चला कि रेंजर्स आए थे यहाँ पर बगैर वारंट के और बगैर उनके बताए हुए कि ये क्या क्या चीजें लेके जा रहे हैं, वो चीजें सब लेके चले गए। इसके हमने मूवी बनाई थी तो किस तरह से लेके जा रहे हैं, और वो फोटोग्राफ्स हमने कोर्ट में फाइल की। उन फोटोग्राफ्स के अंदर कुछ फोटोग्राफ्स ऐसे थी कि जिसमें रेंजर्स ने अपनी पिस्तौल निकालकर और लोगों के ऊपर रखी हुई थी कि ये आप चीजें हमें दें। अब जाहिर है कि जब ये चीजें लेके गए और बगैर सीजर मेमो के, तो क्या हुआ, इन्होंने जाकर उन हार्ड ड्राइव्स को, उन डॉक्यूमेंट्स को यहां से गायब कर दिया और उनको मॉडिफाई करके और उस बेसिस के ऊपर इन्होंने केसेस बनाने शुरू किए। उन्होंने क्या किया बेसिकली कि हार्ड ड्राइव के ऊपर से जो एक्चुअल पेशेंट था उसका नाम मिटाया और किसी टेररिस्ट का नाम डाल दिया उसके ऊपर। इसी तरह से मुख्तलिफ कुछ 10, 12, 15, 20 जितने भी इन्होंने डाले हैं, जो आज इन्होंने एक लिस्ट पेश की है जिसमें हमने बड़ा सिवियरली ऑब्जेक्ट किया कि ये चीजें हो रही हैं
और इसके लिए जाहिर स्टेटमेंट लिए आईओ ने, और जब आईओ ने स्टेटमेंट लिए अस्पताल के लोगों से, एक नहीं दो नहीं 20-25 स्टेटमेंट लिए हैं, तो उन्होंने देखा कि ये तो वाकई जिस तरीके से बता रहे हैं वो हुआ है, और कोई आदमी भी ये कहने को तैयार नहीं था उसमें कि यहाँ पर पेशेंट जो हैं वो बगैर किसी इंफॉर्मेशन के यहाँ पर दाखिल किए जाते हैं। नंबर 1। अनवर साहब, आप बड़े वकील हैं और इल्जाम भी बड़ा लगा रहे हैं। आप रेंजर्स पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि वो हार्ड डिस्क ले गए, बंदूक की नोक पर ले गए, उसके बाद उन्होंने अपने कंप्यूटर में नाम बदले, उनकी जगह गैंगस्टर के नाम डाले, उसके बाद प्रिंट आउट निकाले और प्रिंट आउट निकाल के ये अपने केस को मजबूत करने की कोशिश की है। बहुत बड़ा इल्जाम है जो आप रेंजर्स पर लगा रहे हैं। मगर अगर यही मामला था तो ये फिर मामला आप अदालत में लेके जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बदलवाया क्यों? बदलवाने के बाद ये इल्जाम अपने सर क्यों लिया कि उसने केस कमजोर किया? अगर आपके पास इतने सारे सबूत थे तो आप तो पहले दिन अदालत में ये सारा केस उड़ा देते, क्या जरूरत थी फिर इसकी? हाँ साहब, बात यह है, नहीं बात यह है कि एक तो ये बड़ी एक गलत है कि हमने कोई आईओ बदलवाया है। बात ये नहीं है। बात यह है कि जब वो एक सत्तार साहब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा रहे थे तो आईओ ने खड़े होकर उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया। इसका मतलब यह है कि आईओ जो था वो इन्वॉल्व था उस पूरे स्कीम में, और जब आईओ किसी कंप्लेनेंट के साथ मिल जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है, तो उस सूरत में वो कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो शिकायत जो की गई थी वो ये की थी, और ये भी रिकॉर्डेड है कि इस आईओ ने एक्चुअली मिलकर और खुद खड़े होकर और बगैर डॉक्टर आसिम के वकील के वहां पर स्टेटमेंट दिलाया है। बहुत शुक्रिया अनवर मसरूर खान साहब। ये आपने में शो में ज्वाइन किया, बट नाज़रीन ये इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जिसमें रेंजर्स ये एतराज करती है कि हुकूमत ने एक सही आयो को बदलकर एक और आयो लगाया जिसने केस खराब किया, जबकि अनवर मंसूर खान साहब जो डॉक्टर आसिम के वकील हैं वो कह रहे हैं कि जो पिछला आयो था वो ज्यादती कर रहा था और वो रेंजर्स के साथ मिलकर ज्यादती कर रहा था। डॉक्टर आसिम के वकील को इन्वॉल्व भी नहीं किया। सत्तार साहब जो कि डॉक्टर आसिम के अस्पताल में काम करते थे, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया जिसमें डॉक्टर आसिम पर इल्जाम लगाया कि इनके कहने पर इलाज होता था और गैंगस्टर्स का इलाज होता था, ये एक अजब मामला है। ये बिल्कुल ही एक अजीब सा मामला नजर आ रहा है जिसमें एक पुलिस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पर डॉक्टर आसिम के वकील इल्जाम लगा रहे हैं, दूसरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पर से रेंजर्स के वकील खुश नहीं हैं। दोनों हुकूमतें आमने सामने हैं और दोनों रेंजर्स और सिंध हुकूमत और रेंजर्स आमने सामने नजर आते हैं। और यही नहीं, सिंध हुकूमत रेंजर्स की तैनाती का मामला भी साथ साथ लटका रही है और मामले को सियासी रंग दे रही है। एक दिन और गुजर गया, सिंध में रेंजर्स के इख्तियारात खत्म हुए, 6 दिन बीत गए, लेकिन रेंजर्स के इख्तियारात में तौसी का मामला अब तक हल नहीं हो सका। सिंध हुकूमत साफ छुप भी नहीं रही, साफ साफ सामने आ भी नहीं रही। सिंध हुकूमत का इजलास जो असेंबली का होना था वो 2 दिन होता रहा, आज भी तवक्को की जा रही थी कि इजलास हो। यहाँ तक कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब ने नाराजगी का इजहार किया कि जी आप क्यों नहीं करारदाद ला रहे, लेकिन रेंजर्स के इख्तियारात से मुताल्लिक करारदाद आज भी नहीं पेश की गई। अब मामला पीठ तक लटक गया। एक तरफ सिंध हुकूमत रेंजर्स के इख्तियारात में तौसी पर कोई फैसला नहीं कर रही, दूसरी तरफ वजीर आला सिंध कायम अली शाह ने रेंजर्स, FIA, नैब और वफाकी हुकूमत के खिलाफ शिकायतों के अनबार लगा दी, फ्लोर ऑफ द हाउस पर नहीं लगाए। अगर आप सोच रहे हैं कि आज फ्लोर ऑफ द हाउस पर आते कायम अली शाह साहब बात करते, करारदाद की नौबत आती, ऐसा नहीं हुआ। एक और तकरीब में कायम अली शाह साहब बोले और भरपूर बोले और शिकायत के और इल्जामात के अनबार लगाए। क्या कह रहे थे? सिंध पर हमला है वो मैं गलत नहीं कहा। एक तरफ तो हमारे रेंजर्स हैं जिनकी ड्यूटी है कि वो हीनियस क्राइम जो है, टारगेट किलिंग है, टेररिज्म है, किडनैपिंग फॉर रैंसम है, भत्ताखोरी है, इन चार क्राइम्स पर हमने उनको ऑथराइज किया था कि वो करें, लेकिन करप्शन के सिलसिले में वो भी हैं। अब तो FIA इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, फेडरल जो क्राइम्स हैं उनके सिलसिले में उनकी मैंडेट प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ नहीं थी, लेकिन वो भी आ गए हैं यहाँ। अब खबरें हैं कि रेंजर्स ने पुलिस के तफ्तीशी अफसर की तब्दीली के लिए अदालत से रुजू करने का फैसला कर लिया है। अदालत क्या फैसला करेगी एक ऐसे मामले में जिसमें एक तरफ डॉक्टर आसिम के वकील साफ साफ कह रहे हैं कि पिछला वाला इन्वेस्टिगेशन अफसर ठीक नहीं था
और रेंजर्स कह रही है कि ये इन्वेस्टिगेशन अफसर इन्होंने केस कमजोर किया और डॉक्टर आसिम को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। मामला किस तरफ जाएगा? इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा डॉक्टर निसार खोड़ो साहब हमारे साथ मौजूद है। फहीम सिद्दीकी ऐसे पहले मैं मालूम करूं, निसार खोड़ो साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें शो में ज्वाइन किया है। मैं फहीम सिद्दीकी साहब, ये अजब सा मामला नजर आ रहा है जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट खामोश है। हालांकि लगता था कि रेंजर्स से उनके बड़े इख्तलाफात हैं, वो बोलेगी, वो खामोश। अचानक से जो डॉक्टर आसिम केस की JIT के मामला थे वो लीक होना शुरू हो गए हैं, और ये पहले भी बात की गई थी रेंजर्स के आला ज़राए की तरफ से, अगर के पुलिस ने केस खराब किया तो हम लीक करना शुरू करेंगे। सिंध हुकूमत फ्लोर ऑफ द हाउस पर चीज नहीं ला रही। ये मामला क्या है? बिल्कुल एक अलग ही किस्म की क्वेश्चन बन गई है। क्या मामला है? देखिए, एक चीज तो बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि रेंजर्स और जो सिंध हुकूमत है ये दोनों एक पेज पर नहीं हैं, और सारी सूरत हाल का जो आज हमने एक दफा दोबारा नज़ारा किया, हम इससे पहले भी 2 दफा अदालत में इसका नज़ारा कर चुके हैं, एक दफा फिर ये नजर आ रहा था कि सिंध हुकूमत कुछ और चाह रही है और रेंजर्स जो है वो कुछ और चाह रही है। और इसकी वजह से जो सिंध हुकूमत के जो मामला हैं, जो सिंध असम्बली में रेंजर्स को इख्तियारात देने हैं, जो तोसी का मामला है, इख्तियारात के मजीद इख्तियार की तोसी का मामला है या क़याम में तोसी मामला है, ये मामला भी इससे लिंक होता नजर आ रहा है। आज भी मुसलसल सिंध असेंबली के इजलास के दूसरे दिन भी जो रेंजर्स के इख्तियारात का मामला था उसकी क़रारदाद पेश नहीं हो सकी, और दूसरी तरफ जो है रेंजर्स जो है इस कोशिश में रही कि जो डॉक्टर आसिम को बरी किया जा रहा है 497(2) के तहत वो ना किया जाए। तो हमें एक नजर आया कि दोनों इदारे, ये सिंध हुकूमत और दूसरी जानिब रेंजर्स जो है एक दूसरे से टकराव तक पहुंच चुके हैं, और फिर सूरत हाल इसके बाद और ज्यादा डेवलप हुई। इस वाक़े के बाद जो रेंजर्स ने शवाहिद जो है जो मीडिया में जारी करने की कोशिश की है, जो चीजें हम तक पहुंचाई गई हैं, और देखें जो यूसुफ सत्तार का बयान है 164 का, उसमें वाज़ेह तौर पर मेंशन है कि MQM, उसके अलावा जमात इस्लामी, ANP और जो दीगर जमातें हैं, लियारी गैंगवार और दीगर, उनके तक के नाम शामिल हैं। लेकिन जो आज मीडिया को चीज़ें पेश की गई वो सिर्फ और सिर्फ लियारी गैंगवार से मुतालिक थी और पीपल्स पार्टी से मुतालिक थी। जो ज़ियाउद्दीन अस्पताल में मेडिकल बिल्स पेश किए गए मुख्तलिफ अफराद के, वो सिर्फ और सिर्फ लियारी गैंगवार से मुतालिक थे। तो हमें ये नजर आ रहा है कि एक तरफ रेंजर्स जो है वो सिंध हुकूमत पर दबाव बढ़ा रही है, और दूसरी तरफ सिंध हुकूमत जो है वो रेंजर्स को इख्तियारात ना देकर अपनी बातें मनवाना चाह रही है। और फिर दूसरी जानब हमें यह भी नजर आ रहा है कि जो MQM है, आज जो ख्वाजा इजहारुल हसन है, जो अपोजिशन लीडर है, असेंबली के इजलास के बाद जो मीडिया से बातचीत थी उसमें उन्होंने बरहमी का इजहार किया करारदाद पेश न करने पर, और दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि रेंजर्स को इख्तियारात दिए जाए करप्शन के हवाले से। तो हमें ये नजर आता है इस वक्त नजर कि ये जो MQM है इसके और रेंजर्स के दरमियान जो दूरियां हैं वो कम हो रही हैं, या फिर MQM जो है वो मौजूदा सूरत हाल से फायदा उठाकर वो ये चाहती है कि रेंजर्स हुकाम के दिलों में कुछ हमदर्दी अपने लिए पैदा कर ले। तो सूरत हाल बहुत इस वक्त जो है अगर देखा जाए मीडिया के हवाले से तो वो बड़ी दिलचस्प है। एक तरफ जो है वो MQM बहुत शुक्रिया फहीम सिद्दीकी साहब। ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से पूछेंगे क्या वो हमदर्दी हासिल करना चाहते हैं? खामोश हैं, सूरत हाल को खामोशी से देख रहे हैं। लेकिन इस वक्त निसार खोड़ो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। निसार खोड़ो साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ये दिन आए कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस बात पर नाराज हो कि जो रेंजर्स के इख्तियारात का मामला है फ्लोर ऑफ द हाउस पर लेकर आए, मामला आगे बढ़ाएं, बात करें, और सिंध हुकूमत ने आज का दिन भी गुजार दिया। क्या वजह है सर, क्यों लटकाया हुआ मामला? साहब आपने मुनासिब बात है कि थोड़ी मेरी बात आराम से सुन लें। होता यूं है कि किसी एक सिटिंग मेंबर की अगर वफात हो जाती है तो असेंबली का इजलास उस दिन मौखर किया जाता है। कल मौखर हुआ क्योंकि जमील बुरगड़ी साहब की इंतकाल हो गया, और असेंबली अपने रूटीन और अपने तहजीब और रवायात को नजर में रखकर उसकी मौखर किया। लेकिन कल मखदूम अमीन फहीम साहब के लिए भी एक रेजोल्यूशन पेश किया गया था कि उसको खराज अकीदत पेश किया जाए, जिसके लिए स्पीकर साहब से दरखास्त की थी कि अभी तो हम सिर्फ रेजोल्यूशन पेश कर रहे हैं, इस पर बात करने का मौका अगर हम कल दिया जाए, ठीक है। अब वो यहाँ अक्सर ऐसे बड़े लीडर जब भी इन तरह का बात होती है तो उनके लिए बाकायदा रेजोल्यूशन एक बनाया जाता है और उस पर बात की जाती है। जब भी कोई रेजोल्यूशन आता है तो असेंबली के मेंबरान को उस पर हक पहुंचता है कि वो कुछ बोलें, क्योंकि यही लीडर्स हैं, यही पॉलिटिकल लीडर्स हैं, यही पब्लिक के नुमाइंदे हैं, यही कोई से फोर्स होती है और यही सारी कौम के सामने उनकी निगरानी करते हुए आगे बढ़ते हैं। जदोजहद की होती है, सब कुछ किया होता है। तो आज उसके करारदाद पर मेंबरान ने बात की। आज जुमे का दिन भी था और जुमे के दिन वैसे भी कभी कभी इजलास देर से ही शुरू होता है, लेकिन हमने अपनी बिजनेस चलाते हुए फिर मौका दिया मेंबरान को। उन्होंने मेंबरान ने ज्यादा बोले। निसार साहब माजरत के साथ कराची के अमन का मामला हो,
रेंजर्स के इख्तियारात का मामला हो। इस वक्त एक क्राइसिस की सूरत हाल पैदा हुई है और आप ये कह रहे हैं कि ये सारे के सारे मामला थे जिसकी वजह से अगर अमीन फहीम साहब बिल्कुल एक बड़ी सियासी शख्सियत के पीपल्स पार्टी के लिए भी अहम थे, उनकी वफात को बड़ा टाइम हो गया, आप एक स्पेशल इजलास की रिक्वेजिशन पहले भी कर सकते थे। आप मामला लटका के बैठे हुए और कायम अली शाह साहब जो है वो एक दूसरी जगह पे जाके खिताब कर रहे हैं। सवाल किए जा रहे हैं, मुझे नहीं बोलने। सर आपने जवाब दिया है, मैं उसके बाद सवाल कर रहा हूँ, आप जवाब दीजिए। उसके आप कमेंट कर ले मेरे पर। सर आप सवाल का जवाब दीजिए, मैंने सवाल किया। मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं कि हाँ, हमारे सियासतदान ही हैं जिन्होंने सिविलियन हुकूमतें कायम करने के लिए बड़ी जद्दोजहद की है। ये हम इस वक्त जो हुकूमतें हैं या जो कुछ भी है, जो भी आवाम के लिए कुछ कर पा रहे हैं, यकीनन इनमें बड़े लोगों का हाथ है, बड़ी कुर्बानियां हुई हैं। सबने देखा, आपने नहीं देखा था 18 अक्टूबर को क्या हुआ था? निसार खोड़ो साहब, ये जमहूरियत बामुकाबला आमरियत के ऊपर मैं शो नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं रेंजर्स का मामला आपकी हुकूमत के लिए कितना अहम है? आप ये एक्सटेंशन देने लगे हैं या नहीं देने लगे? अगर आपने आगे असेंबली में नहीं बात की तो कब करेंगे, कब मामला कहां लेके जाएंगे? बात सुने, असेंबली मौजूद है, असेंबली खत्म नहीं हुई। रेंजर्स को हमने सूबे से बाहर नहीं भेजा हुआ, वो अभी मौजूद हैं सूबे में। असेंबली है, आपको एतमाद होना चाहिए असेंबलियों पर। असेंबलियों की वजह से ही ये मुल्क है, ये असेंबलियां ही हैं जो मुल्क चला रही हैं। ये कानून भी असेंबलियों ने बनाया था। साहब इसमें कोई दो राय नहीं है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर अगर साथ में आप बताना पसंद करें कि एक एग्जीक्यूटिव इख्तियार है कायम अली शाह साहब का, जिस पर उन्होंने कहा कि फ्लोर ऑफ द हाउस में जाएंगे। अगर फिर ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब ने भी तो तनकीद की है कि इसको लाएं, तहरीक इंसाफ ने भी कहा है कि जी असेंबली में इस मामले को तय करें। वो भी असेंबली के ही लोग हैं, वो कोई एंकर नहीं है, असेंबली के लोग हैं जो आज आपसे कह रहे थे कि आप लेके आए और इस मामले को तय करें। आप मेरी बात सुनेंगे? मैंने कभी ये नहीं कहा कि अख्तियारात असेंबली देगी। असेंबली में सिर्फ जा रहा है रेक्टिफिकेशन। जब रेंजर्स को बुलाया गया जुलाई में, 1 साल के लिए रेंजर्स का यहाँ होना, जो सिंध हुकूमत ने उनको बुलाया अमन अमान बहाल रखने के लिए, उनको जो तवीज किया, ये एक अख्तियार यानी मतलब यहाँ ले आए, इसकी रेक्टिफिकेशन होनी है। जो एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत अख्तियार है वो अलग इशू है, वो इशू अलग है। वो सिर्फ 120 दिन के लिए दिया गया था। उस अख्तियार का हक जो है वो हुकूमत को है, असेंबली को नहीं है। तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यही सवाल है कि फिर हुकूमत ने 5 दिन हो गए हैं, अगर हुकूमत को है तो हुकूमत कब करेगी ये काम? बात कंप्लीट करने कीजिए आप कीजिए। आप देखें ना, आपके पास हाथ में है, मेरी बात काट सकते हैं, मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि शायद कंफ्यूजन हो रही है। हम ये जो रेटिफिकेशन के लिए फैसला हुआ कि असेंबली में पेश किया जाए, वो इस रेटिफिकेशन थी उसकी, जिसके तहत सिंध हुकूमत ने रेंजर्स को वफाकी हुकूमत की इजाजत के साथ यहाँ बुलाया, यहाँ रखा। इसको अख्तियार देने के लिए, वो एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत अख्तियार देना हुकूमत का काम है। सिर्फ इंतजार शायद ये हो रहा है कि ये रेटिफिकेशन हो जाए, फिर उसका भी फैसला हो जाएगा। वैसे तो मंडे को रेटिफिकेशन करा लेंगे आप? अल्लाह करेगा। क्यों आप एतमाद नहीं करते असेंबलियों पर? आप अपना इरादा, आप पर एतमाद, आप असेंबलियों पर एतमाद है, आप अपना इरादा बता दीजिए। अब पीर के दिन का है या नहीं? मैं मखदूम अमीन फहीम साहब की इज्जत और वकार के बारे में बिल्कुल हक रखता हूं कि मैं बोलूं। इन्हीं ऐवानों की वो रौनक थी, और इन ऐवानों की सर इसमें जो सियासी खिदमात हैं उसमें कोई शक नहीं, मगर इन ऐवानों की जिम्मेदारी है कि कराची के अवाम की प्रोटेक्शन भी हो। अगर आपने रेंजर्स को इख्तियारात देने, इन्होंने कराची के अवाम को प्रोटेक्ट करना है, फैसला कीजिए। नहीं देने तो ना दीजिए, मगर आप 5 दिन तक ये मामला चलता रहेगा। आप फिर वही बात काट लिए। बहुत शुक्रिया निसार खोड़ो साहब हमारे साथ मौजूद थे। निसार खोड़ो साहब अल्लाह करे, अब मंडे के दिन तक देखते हैं, अगर उन्होंने कहा है कि अल्लाह करे मंडे के दिन तक क्या फैसला होता है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से फहीम सिद्दीकी एक इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे, तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ही पूछेंगे कि उनका इस सारे के सारे मामले पर क्या मामला है। क्या वो रेंजर्स के करीब आना चाहते हैं या फिर इस मामले को दूर से देख रहे हैं कि रेंजर्स और पीपल्स पार्टी का मामला किस हद तक बिगड़ता है और कहां जाता है? एक ब्रेक के बाद। अगर ये तासुर था, अगर ये तवक्को थी कि मामला फ्लोर ऑफ द हाउस पर आएगा सिंध असेंबली में, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जिसके बड़े इख्तलाफात रहे हैं या फिर ऐसे बयानात रहे हैं रेंजर्स के किरदार के हवाले से, वो बड़ी धुआंधार तकारीर करेगी, रेंजर्स के किरदार पर बात होगी, तो अभी तक ऐसा हुआ नहीं।
बल्कि इसका उलट हुआ है। कल ख्वारिज़ाद साहब हमारे शो में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कराची ऑपरेशन कंटिन्यू करें और हम ये भी चाहते हैं कि या तो रेंजर्स है या नहीं है। ये नहीं हो सकता कि आप रेंजर्स के इख्तियारात को मुख्तसर कर दें, जारी रहने चाहिए। और आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे, आज सिंध असेंबली में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लीडर ऑफ द अपोजिशन ने पीपल्स पार्टी पर इस बात का एतराज किया कि भाई आप लेकर आए वो करारदाद क्यों नहीं लाते, उस पर बहस क्यों नहीं करते, रेंजर्स के इख्तियारात का मामला हल क्यों नहीं करते। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की क्या पॉलिसी है? क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट देखना चाहती है दूर से बैठकर के कितने ताल्लुकात पीपल्स पार्टी और रेंजर्स के खराब होते हैं और किस हद तक खराब होते हैं जब तक हम अपना मौकफ कोई नहीं रखते, कोई बात नहीं करते, या फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कोई ना कोई बात करेगी, क्योंकि दूसरी तरफ से कुछ बातें जरूर हुई हैं। वसीम अख्तर साहब के खिलाफ FIR इसी दौरान हुई है। ये सारे के सारे मामला हो रहे हैं। एक नई लिस्ट भी आई है जो कि कल रात रिलीज की गई थी। फैसल सजवारी साहब हमारे साथ मौजूद। सजवारी साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। दूर से देखना चाहती है मुत्तहिदा कि किस हद तक खराब होते हैं। कल कम खराब थे तो आज और ज्यादा आमने सामने पीपल्स पार्टी और रेंजर्स नजर आते हैं। कायम अली शाह साहब बोले हैं अदालत में जो मामला हुआ है, दूर से देखना चाह रही नहीं। मेरे ख्याल में शाहजेब बाहर से शायद ये लग रहा हो कि MQM दूर से देखना चाहती है और पराई आग में हाथ ताप रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा शहर है, हमारा सूबा है, हम ये चाहते हैं कि मामला बेहतर हों। यहाँ टारगेटेड एक्शन की डिमांड हमने की थी और उस वक्त भी यही कहा था, आज भी यही कहते हैं कि टारगेटेड एक्शन मुजरिमों की सरकोबी करे बिला तफरीक, नस्ल, जबान, अकीदा, नजरिया, सियासी वाबस्तगी से ऊपर हटकर। तो अभी भी हमारी ख्वाहिश ये है कि भाई कराची समेत ये मुल्क और पूरा सूबा पुरअमन हो। लोग बात ये करते हैं कराची टारगेटेड एक्शन की। एक उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान आया, हम दिसंबर में बैठे हैं, 16 दिसंबर APS हुआ। नेशनल एक्शन प्लान में जो 21 नकात के ऊपर बात हुई थी, आया फौजी अदालतों के अलावा कितनी चीजों पर इंप्लीमेंट करवा पाई हैं हुकूमतें? हम अपोजिशन में ये सवाल कर रहे हैं। उसमें एक ये था, कलअदम तंजीमों को नाम बदल के काम नहीं करने दिया जाएगा। क्या कलअदम तंजीमों ने इलेक्शन नहीं लड़ा इसी कराची शहर से, मुल्क भर से? क्या उनके खिलाफ पुलिस ने और हुकूमतों ने कार्रवाई की या नहीं की? ये वो हमारे सवालात हैं। हम ये चाहते हैं कि भाई अगर आपको ये लगता है कि कराची में रेंजर्स की कार्रवाइयों से और पुलिस के इख्तियारात से मामला बेहतरी की जानिब जा रहे हैं, तो क्यों ना ये बेहतरी पूरे सूबे तक रहे। कराची शहर में कहते हैं आप असलहे का मसला है, यहां तो एक गोली भी नहीं बनती। तो जिस सूबे से आ रही हैं, जिन सरहदों से आ रही हैं, ये वाली बात भी जो है, ये भी ऐसा लगता है कि उस जानिब एक कदम है कि जी पीपल्स पार्टी और रेंजर्स उलझे रहे। आपका यह मुतालबा कि इसको पूरे सिंध में एक्सपैंड करें, सिर्फ कराची तक लिमिटेड ना रखें। ये फिर ऐसा, कराची में सबसे ज्यादा किलिंग्स हुई हैं, कराची के हालात सबसे ज्यादा खराब रहे हैं, कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है। आपने कराची में ऑपरेशन का मुतालबा सबसे पहले किया था, बाद में जब भी मोतरिज हुए तो आपको ये बात कही जाती है, सिंध वफाकी हुकूमत भी कहती है। फिर आप सिंध में एक्सपेंशन की बात करें, फ्लोर ऑफ द हाउस पर लाने की बात करें और रेंजर्स के, तो ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हैं ये मामला उलझा रहा है पीपल्स पार्टी और रेंजर्स के। नहीं, हम ये चाहते हैं कि सुलझे और क्लैरिटी आए। कराची बदअमनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि कई सियासी जमातों में कहा कि मिलिटेंट विंग है। हमने कहा हमारे अंदर नहीं है। हमारी बात तो किसी ने मानी नहीं। बाकी कितनी सियासी जमातों के मरकजी दफातर के ऊपर छापे पड़े हैं, और अगर नहीं पड़े, चीफ मिनिस्टर कहते हैं अपने आप को कप्तान है वो, क्या कप्तान की हैसियत से उनका रवैया मुतासिबाना रहा है या नहीं रहा? ये मैं सवाल उठा सकता हूं। वजह यह है कि MQM के मरकज पर छापा रहे तो चीफ मिनिस्टर साहब हैरान हो जाएं और उनकी टीम में से कुछ लोगों के ऊपर करप्शन के चार्जेस आए तो वो कहें कि जनाब ये मेरी मर्जी के बगैर क्या हो रहा है। यहाँ पर मीठा मीठा हप अप नहीं होना चाहिए। इस पर भी एक सवाल है, क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जब 9-0 पर छापा लगा, और जाहिर है जरदारी साहब की और अल्ताफ हुसैन साहब की ना सिर्फ दोस्ती रही है, इत्तेहादी भी आप लोग रहे हैं, उस वक्त क्या आपकी तवक्को थी कि सिंध हुकूमत एक पोजीशन लेती जो क्या आपके हक में होती, और उस वक्त नहीं ली गई? तो अब आप हिसाब बराबर कर रहे हैं कि जब आपको जरूरत है और आप चाहते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पोजीशन ले, तो हमारा लाख इख्तिलाफ से रेंजर्स से हम भी वैसे ही देखेंगे जैसे आपने देखा था। रेंजर्स से देखें, हमारे अपने इदारे हैं, पाकिस्तान की फौज हो, रेंजर्स हो, पुलिस हो, हमारे अपने इदारे हैं। हमें उनसे शिकवा शिकायत हो सकती है और उन्हीं से करेंगे ना, किसी और से जाकर तो नहीं करेंगे। इसीलिए हमने ख्वाहिश ये की थी कि भाई मॉनिटरिंग कमेटी हो। अगर मॉनिटरिंग कमेटी बन जाती, बिलीव यू मी शाहजेब, तो वो इस ऑपरेशन के लिए बहुत अच्छा होता, वो सियासी जमातों के लिए, रेंजर्स के लिए, हुकूमत के लिए बहुत अच्छा होता कि लोगों के पास एक प्लेटफॉर्म होता, बजाय इसके कि मेगाफोन डिप्लोमेसी हो, कि मीडिया के जरिए गुफ्तगू हो, उन कमेटीज के जरिए बात होती और लोगों की शिकवे शिकायत जो है एड्रेस होते हैं। हम स्कोर सेट नहीं कर रहे। हमारी तो आप ये देख लीजिए ना कि भाई नियत क्या है, हम सवाल क्या उठा रहे हैं। हम सवाल ये उठा रहे हैं, सिंध असेंबली में हम नहीं लेकर आए, हुकूमत कह रही है। हुकूमत किन वजूहात की बुनियाद के ऊपर इसको एक्सटेंड नहीं कर रही है, हमारा तो कोई अमल दखल नहीं है। सिंध असेंबली में जब आए तो बहसियत अरकान ये तो हमारा हक है कि हम ये कहें कि जनाब इस सूबे के सिर्फ दारुल हुकूमत तक नहीं। क्या अजीब बात है कि कराची में आप कहें कि जनाब असले के खिलाफ कार्रवाई होगी और ठट्टा में ना हो बराबर में।
ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आपको रोकना है, आपको लॉलेसनेस पूरे सूबे में, पूरे मुल्क में खत्म ऐसा है कि मुत्तहिदा कौम मूवमेंट चाह रही है कि किसी भी तरीके से रेंजर्स के साथ आपके मामलात बेहतर हो जाएं, मगर वहां से रिस्पांस नहीं आ रहा। एक वक्त ऐसा भी था कि आपकी तरफ से बात होती थी, वहां से रिस्पांस आता था। अल्ताफ हुसैन साहब ने यहां एक बात की, वहां से एफआईआर हो गई, उनकी तरफ से छापा लगा, आपकी तरफ से प्रोटेस्ट हो गया। अब आप खामोश हैं, लगता है कि आप चाह रहे हैं कुछ मामलात बेहतर हो, मगर उन्होंने वसीम अख्तर साहब के खिलाफ 29 सितंबर के प्रोग्राम की एफआईआर कराई है, यानी कि 2 माह पुराने प्रोग्राम की एफआईआर कराई है। तो वहां से जवाब अच्छा नहीं आ रहा, हालांकि आप चाह रहे हैं कि कुछ मामला बेहतर। हम पहले भी नहीं चाह रहे थे कि हमारे अपने इदारे हैं, हमारा उनके साथ मामलात खराब हों। वजह उसकी यह है कि देखें, हमने बारहा यह बात बहुत जिम्मेदारी से कही है कि कराची टारगेटेड एक्शन में कोई भी अमल अगर उसका कोई सियासी रुख निकलेगा तो वो इस एक्शन के लिए बतौर बजाय खुद अच्छा नहीं है। वजह उसकी है कि भाई मुजरिमों की सरकोबी होनी चाहिए ना। किसी मुजरिम को, भले वो किसी की भी सफ में मौजूद हो, अगर वो हमारी सफों में भी छुप गया है, उसे ये क्यों मौका मिले अपने आप को मजलूम बनाने का। तो वो एहतियात कि जो इस शहर में ऑपरेशन के लिए जरूरी थी, हम सबको उसका मुजाहरा करना चाहिए था। और हमने बारहा अपनी शिकायत मुख्तलिफ फोरम्स पे दी हैं। इसीलिए हमने ये नहीं कहा ऑपरेशन बंद करें, हमने कहा मॉनिटरिंग कमेटी कायम कर दीजिए, हमने ये कहा कि ग्रीवांसेस के लिए कर दीजिए, हमने कहा एहतियात का तकाजा करें। और जिसको आपसे भी और हमसे भी और तमाम लोगों, हम सब इस बात को जानते हैं कि जहां ऑपरेशन हो रहा है वहां ऐसे नकाब आए हैं कि जो हुकूमत ने खुद माना है, इदारों ने खुद माना है, मुख्तलिफ तंजीमों ने खुद माना है कि वहां पर शायद एहतियात नहीं हो पाई है। फैसल वारी साहब बहुत शुक्रिया। फैसल वारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, मूवमेंट का मौक़िफ़ दे रहे थे। ये जो एहतियात वाला मामला है, कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो कराची ऑपरेशन को, जिनकी वजह से शायद मुतनाज़ हो गया, जहां पर शायद एहतियात हो सकती थी, वो क्या है जरा तफसील से आपके सामने रखेंगे कि कब कब ऐसा हुआ कि शायद वो ना होता तो कराची ऑपरेशन जिस सिमत में चल रहा है उसकी सिमत भी दुरुस्त रहती है और कंट्रोवर्शियल होने वाले जो मामला हैं वो भी ना होते। वो आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। कराची ऑपरेशन को 2 साल से जायद का अरसा हो गया है और कराची के हालात में बेहतरी भी नजर आई है। और ये बात मानने की बात है कि बहुत बेहतरी नजर आई है। ये बेहतरी एदादो शुमार भी दिखाते हैं और अवाम के अंदर भी इसको महसूस किया जा सकता है। लेकिन दूसरी जानिब कराची ऑपरेशन में जो गिरफ्तारियां होती रही हैं, इनमें सजाओं का जो तनासुब है उस पर सवालात उठते रहे हैं। कुछ गिरफ्तारियां ऐसी हैं जिनसे ऑपरेशन कंट्रोवर्शियल भी हुआ। जिस तरह कराची में रेंजर्स और पुलिस की जानिब से गिरफ्तारियां की जाती हैं, उसकी टीवी पर तशहीर की जाती है, बाद में उन्हें छोड़ दिया जाता है, प्रेस रिलीज आती है, सियासी जमातों का उनसे ताल्लुक बताया जाता है। कुछ कहीं कहीं कुछ ज्यादा बड़े क्लेम किए जाते हैं जो सही साबित नहीं होते। पिछले 2 सालों में रेंजर्स और पुलिस की कार्रवाइयों से कराची शहर का अमन बहाल हुआ है और इन 2 सालों में रेंजर्स और पुलिस के दादो शुमार सामने आते रहे हैं और वो हम आपको बताते भी रहे हैं। लेकिन कराची में जो अमन कायम हुआ है, इसकी झलक इंसानी हुकूक कमीशन की उस रिपोर्ट में भी नजर आई है, जिसके चंद हकाइक कल मंजर आम पर आए थे। और इन दादो शुमार के मुताबिक 2014 के मुकाबले में 2015 में फिरकावाराना कत्लों में 29% कमी हुई, गैर सियासी लोगों के कत्ल में 60% कमी हुई, मस्कशुदा लाशों में 35% कमी हुई, कानून नाफिज करने वाले एहलकारों के कत्ल में 38% कमी हुई, धमाकों में 48% कमी हुई। ये वो समरात हैं जो कराची के अवाम को मिले और कराची ऑपरेशन की वजह से मिले। ये वो चंद दादोशुमार हैं जो ना सिर्फ पुलिस के हैं बल्कि रेंजर्स के, और ये ना पुलिस के हैं ना रेंजर्स के, बल्कि इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान के हैं, जो एक आज़ाद इदारा है। जहां रेंजर्स कराची में अमन कायम करने में कामयाब हुई है, वहां उसकी कारकर्दगी पर सवालात भी हैं। और वो ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब अगर ना भी हो, अगर कुछ चीज़ों से सीख लिया जाए सबक, तो कराची ऑपरेशन की सिमत और ज़्यादा बेहतर रहेगी। कई ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जो बाद में रिहा हो गए, क्लेम उनके बारे में बड़ा किया गया, बात साबित नहीं हुई। रेंजर्स वो इल्जाम साबित नहीं कर सकी जो गिरफ्तारी के वक्त उन मुल्जिमान पर लगाए गए थे। 11 मार्च को रेंजर्स की जानिब से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मरकज 90 पर छापा मारा गया, जहां से रेंजर्स ने एमक्यूएम से ताल्लुक रखने वाले कई मुबैना टारगेट किलर्स को गिरफ्तार किया। इन गिरफ्तारियों के अगले दिन रेंजर्स की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई, जिसमें 90 से बरामद हथियारों की फहरिस्त भी दी गई। और उस फहरिस्त के मुताबिक 90 से 130 हथियार रेंजर्स ने अपने तहवील में लिए। उस वक्त के रेंजर्स के स्पोक्स पर्सन ने यह भी कहा कि नेटो का असला भी बरामद हुआ है। यह तवक्को की गई थी कि यह सब साबित किया जाएगा कि नेटो का असला 90 पर कैसे आया, ये क्या मामला है, क्या सब बातें हैं। लेकिन आज तक उस असले का क्या हुआ, नेटो का असला 90 पर क्या कर रहा था, कहां से आया और कैसे दरामद हुआ, कहीं इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, शहर के हालात खराब करने में इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, आज तक उसका नहीं पता चला। जहां रेंजर्स की जानिब से यह असला बरामद किया गया, वहां छापे के बाद एमक्यूएम के रहनुमा आमिर खान को गिरफ्तार किया गया।
बड़ी गिरफ्तारी थी, बड़ी हेडलाइन बनी। रेंजर्स की जानिब से आमिर खान की गिरफ्तारी के वक्त मीडिया को बताया गया कि एमक्यूएम के रहनुमा आमिर खान गिरफ्तार टारगेट किलर्स की पुष्टपनाही कर रहे थे, लेकिन रेंजर्स की जानिब से एमक्यूएम के रहनुमा आमिर खान को 12 मार्च को आंखों पर पट्टियां बांधकर 27 कारकुनों के हमरा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश करके 90 दिन का रिमांड हासिल किया गया और आमिर खान पर 4 जून को रेंजर्स की मुद्दत में अजीजाबाद थाने में FIR दर्ज करवाई गई, जिसमें कहा गया कि आमिर खान ने कई मफरूर और सजा याफ्ता मुजरिमों को पनाह दी हुई थी। लेकिन 100 दिन से जायद आमिर खान को हिरासत में रखने के बाद अदालत ने 29 जून को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। 11 जून को डीजी रेंजर्स सिंध बिलाल अकबर की जानिब से बताया गया कि कराची में मुख्तलिफ काले धंधों के जरिए सालाना 230 अरब से जायद रकम जमा की जाती है। डीजी रेंजर्स के इस इंकिशाफ के बाद सिंध हुकूमत ने 2 दिन बाद गुलाम सरवर कोराई की सरबराही में एक 3 रुकनी टास्क फोर्स बनाई। बड़ा कुराम मचा, बड़ी इस पर बात हुई, यहाँ तक कि असेंबली के फ्लोर पर इस पर बात होती रही कि 230 अरब रुपए का काला धन है और इसके हकाइक पता चलने चाहिए। ये कमेटी बनाई गई, लेकिन वो रिपोर्ट भी अब तक मंजर आम पर नहीं आई और रेंजर्स की जानिब से 17 जुलाई को एमक्यूएम की राब्ता कमेटी के रुकन कमर मंसूर और कैफुल वरा समेत मुख्तलिफ कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। कैफुल वरा और दूसरे कारकुनान को 18 जुलाई को रिहा कर दिया गया, जबकि कमर मंसूर को 9 सितंबर को 45 दिन बाद इंसानी हमदर्दी की बिना पर रिहा कर दिया गया। इल्जाम जो उन पर लगा उस बात पर भी बड़ी तनकीद हुई कि वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन की तकारीर को फैसिलिटेट करते थे। इस इल्जाम में उन्हें गिरफ्तार किया गया और उसके बाद रिहा कर दिया गया। ये मामला भी आगे नहीं बढ़ सका। और फिर डॉक्टर आसिम के केस में भी तनकीद हो रही है कि इस मामले को मिस हैंडल किया गया। इल्जामात बड़े बड़े लगाए गए, लेकिन मामला उस तरीके से ना आगे बढ़ा ना साबित हुआ। आज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जो कहा उस पर जाहिर है जो डॉक्टर आसिम के वकील हैं उनकी बात अलग है, उनका मौकफ अलग है, और जो रेंजर्स के वकील हैं उनका मौकफ अलग है। मगर ये वो सारी बातें हैं। कराची ऑपरेशन ने जो अमन कराची के अवाम को दिया है वो मुस्तकिल बुनियादों पर हो, तसलसल इसका बरकरार रहे, सियासी सपोर्ट हासिल रहे। उसके लिए बड़ा लाजमी है कि जो गिरफ्तारियां हों उसमें इन बातों को मद्देनजर रखा जाए कि वो ठोस सबूत की बिना पर भी हैं, और गिरफ्तारियों के बाद जो इल्जामात लगाए जाएं, जो चार्जशीट हो, जो बातें मीडिया को रिलीज की जाएं, वो भी इतनी ऐसे सबूतों की बुनियाद पर हो कि बाद में ये तनकीद ना हो रही हो कि ये ना होता तो बेहतर था, वो ना होता तो बेहतर था। इससे सियासी रंग आ गया, इससे सियासी सपोर्ट खत्म हो गई, क्योंकि कराची में अमन के लिए अवाम की सपोर्ट के साथ साथ सियासी सपोर्ट भी बहुत ज्यादा लाजमी है, जो जारी रहे। अगर सियासी जमातों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही हो तो उस तरीके से हो, उसमें उस एहतियात का आंसर सामने रखा जाए। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद बात होगी। इमरान खान बोले हैं, भारत जाके बोले हैं, ना सिर्फ पाक भारत ताल्लुकात के हक में बोले हैं बल्कि सीरीज के हक में भी बात की है उन्होंने, क्रिकेट सीरीज की, और मोदी साहब से की है। पहली दफा है पाकिस्तान में लगता है कि जो लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन है जमात पीपल्स पार्टी, वो तो पाक भारत ताल्लुकात के हक में नजर आती है, मगर इमरान खान ने जो कि अब बहुत ऑपोजिशन में एक मकबूल लीडर है, उन्होंने हिमायत की है, अस्करी क़यादत हिमायत कर रही है। इमरान खान के साथ साथ हुकूमत भी एक पेज पर है, लगता है कि सब एक पेज पर नजर आते हैं। जरा तफसील से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कराची ऑपरेशन को 2 साल से जायद का अरसा हो गया है और कराची के हालात में बेहतरी भी नजर आई है, और ये बात मानने की बात है कि बहुत बेहतरी नजर आई है। ये बेहतरी एदाद शुमार भी दिखाते हैं और अवाम के अंदर भी इसको महसूस किया जा सकता है। लेकिन दूसरी जानिब कराची ऑपरेशन में जो गिरफ्तारियां होती रही हैं, इनमें सजाओं का जो तनासुब है उस पर सवालात उठते रहे हैं। कुछ गिरफ्तारियां ऐसी हैं जिनसे ऑपरेशन कंट्रोवर्शियल भी हुआ, जिस तरह कराची में रेंजर्स और पुलिस की जानिब से गिरफ्तारियां की जाती हैं, उसकी टीवी पर तशहीर की जाती है, बाद में उन्हें छोड़ दिया जाता है, प्रेस रिलीज आती हैं, सियासी जमातों का उनसे ताल्लुक बताया जाता है, कुछ कहीं कहीं कुछ ज्यादा बड़े क्लेम किए जाते हैं जो सही साबित नहीं होते। पिछले 2 सालों में रेंजर्स और पुलिस की कार्रवाइयों से कराची शहर का अमन बहाल हुआ है, और इन 2 सालों में रेंजर्स और पुलिस के एदाद शुमार सामने आते रहे हैं और वो हम आपको बताते भी रहे हैं। लेकिन कराची में जो अमन कायम हुआ है, इसकी झलक इंसानी हुकूक कमीशन की उस रिपोर्ट में भी नजर आई है, जिसके चंद हकाइक कल मंजर आम पर आए थे। और इन एदाद शुमार के मुताबिक 2014 के मुकाबले में 2015 में फिरकावाराना कत्लों में 29% कमी हुई, गैर सियासी लोगों के कत्ल में 60% कमी हुई, मस्कशुदा लाशों में 35% कमी हुई, कानून नाफिज करने वाले एहलकारों के कत्ल में 38% कमी हुई, धमाकों में 48% कमी हुई। ये वो समरात हैं जो कराची के आवाम को मिले और कराची ऑपरेशन की वजह से मिले। ये वो चंद एदाद शुमार हैं जो ना सिर्फ पुलिस के हैं बल्कि रेंजर्स के, और ये ना पुलिस के हैं ना रेंजर्स के, बल्कि इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान के हैं, जो एक आज़ाद इदारा है। जहां रेंजर्स कराची में अमन कायम करने में कामयाब हुई है, वहां उसकी कारकर्दगी पर सवालात भी हैं।
और वो ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब अगर ना भी हो, अगर कुछ चीजों से सीख लिया जाए सबक, तो कराची ऑपरेशन की सिमत और ज्यादा बेहतर रहेगी। कई ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जो बाद में रिहा हो गए, क्लेम उनके बारे में बड़ा किया गया, बात साबित नहीं हुई। रेंजर्स वो इल्जाम साबित नहीं कर सकी जो गिरफ्तारी के वक्त उन मुलजिमान पर लगाए गए थे। 11 मार्च को रेंजर्स की जानिब से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मरकज 90 पर छापा मारा गया, जहां से रेंजर्स ने एमक्यूएम से ताल्लुक रखने वाले कई मुबैना टारगेट किलर्स को गिरफ्तार किया। इन गिरफ्तारियों के अगले दिन रेंजर्स की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई, जिसमें 90 से बरामद हथियारों की फहरिस्त भी दी गई और उस फहरिस्त के मुताबिक 90 से 130 हथियार रेंजर्स ने अपने तहवील में लिए। उस वक्त के रेंजर्स के स्पोक्स पर्सन ने यह भी कहा कि नेटो का असला भी बरामद हुआ है। यह तवक्को की गई थी कि यह सब साबित किया जाएगा कि नेटो का असला 90 पर कैसे आया, ये क्या मामला है, क्या सब बातें हैं। लेकिन आज तक उस असले का क्या हुआ, नेटो का असला 90 पर क्या कर रहा था, कहां से आया और कैसे दरामद हुआ, कहीं इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, शहर के हालात खराब करने में इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, आज तक उसका नहीं पता चला। जहां रेंजर्स की जानिब से यह असला बरामद किया गया, वहां छापे के बाद एमक्यूएम के रहनुमा आमिर खान को गिरफ्तार किया गया। बड़ी गिरफ्तारी थी, बड़ी हेडलाइन बनी। रेंजर्स की जानिब से आमिर खान की गिरफ्तारी के वक्त मीडिया को बताया गया कि एमक्यूएम के रहनुमा आमिर खान गिरफ्तार टारगेट किलर्स की पुष्ट पनाही कर रहे थे। लेकिन रेंजर्स की जानिब से एमक्यूएम के रहनुमा आमिर खान को 12 मार्च को आंखों पर पट्टियां बांधकर 27 कारकुनों के हमरा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश करके 90 दिन का रिमांड हासिल किया गया और आमिर खान पर 4 जून को रेंजर्स की मुद्दत में अजीजाबाद थाने में FIR दर्ज करवाई गई, जिसमें कहा गया कि आमिर खान ने कई मफरूर और सजा याफ्ता मुजरिमों को पनाह दी हुई थी। लेकिन 100 दिन से जायद आमिर खान को हिरासत में रखने के बाद अदालत ने 29 जून को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। 11 जून को डीजी रेंजर्स सिंध बिलाल अकबर की जानिब से बताया गया कि कराची में मुख्तलिफ काले धंधों के जरिए सालाना 230 अरब से जायद रकम जमा की जाती है। डीजी रेंजर्स के इस इंकिशाफ के बाद सिंध हुकूमत ने 2 दिन बाद गुलाम सरवर कोराई की सरबराही में एक 3 रुकनी टास्क फोर्स बनाई। बड़ा कोराम मचा, बड़ी इस पर बात हुई, यहां तक कि असेंबली के फ्लोर पर इस पर बात होती रही कि 230 अरब रुपए का काला धन है और इसके हकाइक पता चलने चाहिए। ये कमेटी बनाई गई, लेकिन वो रिपोर्ट भी अब तक मंजर आम पर नहीं आई और रेंजर्स की जानिब से 17 जुलाई को एमक्यूएम की राब्ता कमेटी के रुकन कमर मंसूर और कैफुल वरा समेत मुख्तलिफ कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। कैफुल वरा और दूसरे कारकुनान को 18 जुलाई को रिहा कर दिया गया, जबकि कमर मंसूर को 9 सितंबर को 45 दिन बाद इंसानी हमदर्दी की बिना पर रिहा कर दिया गया। इल्जाम जो उन पर लगा उस बात पर भी बड़ी तनकीद हुई कि वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन की तकारीर को फैसिलिटेट करते थे। इस इल्जाम में उन्हें गिरफ्तार किया गया और उसके बाद रिहा कर दिया गया। ये मामला भी आगे नहीं बढ़ सका। और फिर डॉक्टर आसिम के केस में भी तनकीद हो रही है कि इस मामले को मिस हैंडल किया गया। इल्जामात बड़े बड़े लगाए गए, लेकिन मामला उस तरीके से ना आगे बढ़ा, ना साबित हुआ। आज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जो कहा उस पर जाहिर है जो डॉक्टर आसिम के वकील हैं उनकी बात अलग है, उनका मौकफ अलग है, और जो रेंजर्स के वकील हैं उनका मौकफ अलग है। मगर ये वो सारी बातें हैं। कराची ऑपरेशन ने जो अमन कराची के अवाम को दिया है वो मुस्तकिल बुनियादों पर हो, तसलसल इसका बरकरार रहे, सियासी सपोर्ट हासिल रहे। उसके लिए बड़ा लाजमी है कि जो गिरफ्तारियां हों उसमें इन बातों को मद्देनजर रखा जाए कि वो ठोस सबूत की बिना पर भी हैं, और गिरफ्तारियों के बाद जो इल्जामात लगाए जाएं, जो चार्जशीट हो, जो बातें मीडिया को रिलीज की जाएं, वो भी इतनी ऐसे सबूतों की बुनियाद पर हो कि बाद में ये तनकीद ना हो रही हो कि ये ना होता तो बेहतर था, वो ना होता तो बेहतर था। इससे सियासी रंग आ गया, इससे सियासी सपोर्ट खत्म हो गई, क्योंकि कराची में अमन के लिए अवाम की सपोर्ट के साथ साथ सियासी सपोर्ट भी बहुत ज्यादा लाजमी है जो जारी रहे। अगर सियासी जमातों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही हो तो उस तरीके से हो और उसमें उस एहतियात का आंसर सामने रखा जाए। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद बात होगी। इमरान खान बोले हैं, भारत जाके बोले हैं, ना सिर्फ पाक भारत ताल्लुकात के हक में बोले हैं बल्कि सीरीज के हक में भी बात की है उन्होंने, क्रिकेट सीरीज की, और मोदी साहब से की है। पहली दफा है पाकिस्तान में लगता है कि जो लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन है जमात पीपल्स पार्टी, वो तो पाक भारत ताल्लुकात के हक में नजर आती है, मगर इमरान खान ने जो कि अब बहुत ऑपोजिशन में एक मकबूल लीडर है, उन्होंने हिमायत की है, अस्करी क़यादत हिमायत कर रही है। इमरान खान के साथ साथ हुकूमत भी एक पेज पर है। लगता है कि सब एक पेज पर नजर आते हैं। जरा तफसील से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।